बढ़ते खबरों में आगे बात रामपुर की करेंगे। देखिए, रामपुर से अखिलेश के चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, आजम की सियासत को आगे बढ़ाएगी अखिलेश, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि रामपुर में एसपी जिलाध्यक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की यहाँ पर मांग की गई है। आजम खान ने जेल से चिट्ठी लिखकर शांति बनाए रखने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे कि रामपुर से देखिए, और ये भी जानकारी कि यूपी की रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में पेच फंस गया है और आजम खान की सीट रही रामपुर में अब तक सपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस अनिश्चितता के बीच रामपुर की सपा की जिला इकाई ने कहा कि अगर अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने नहीं आए तो वो चुनाव प्रचार प्रसार का बहिष्कार करेंगे। सपा एसटी हसन को रामपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है, जिन्हें अभी मुरादाबाद से उतारा गया था। हालांकि यहाँ पर पेच फंसता हुआ नजर आया, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया इसे दूर करते हुए नजर आते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी खास तौर पर रामपुर में आजम खान चाह रहे हैं कि वहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब तक क्योंकि वहां पर स्थिति क्लियर नहीं है, ऐसे में वहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। इसकी वजह यह भी कि आपको याद होगा, उपचुनाव के दौरान में आजम खान के समर्थित जो उम्मीदवार थे उनकी हार हुई, खुद आजम और उनकी फैमिली चुनाव लड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हुए बात होगी बीजेपी की इलेक्शन कमीशन से नाराजगी। बीजेपी एमपी करण लाजे पर कार्रवाई से नाराज है। पार्टी के खिलाफ ईसी की सक्रियता पर नाराजगी जाहिर की है। कहा अन्य पार्टियों पर नहीं कर रहा है कार्रवाई, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की नाराजगी इलेक्शन कमीशन से, और उसकी ये जो नाराजगी है उसकी नाराजगी की वजह बड़ी क्लियर है, और वो नाराजगी है, उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन की नज़र हम पर ज़्यादा है। पलक, चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। आईटी विभाग का कांग्रेस को बड़ा झटका, ये बड़ी जानकारी है। 524 करोड़ रुपए के लेन देन पर अब टैक्स देना होगा। 2014 से 2021 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, इससे पहले 135 करोड़ रुपए कांग्रेस 135 करोड़ की भी चपत कांग्रेस को लग चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। अब एक और बड़ा झटका ऐसे आप कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि अब 2014 से 2021 के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका टैक्स देना पड़ेगा। 524 करोड़ रुपए कुल टैक्स है जो कि अब कांग्रेस को भरना पड़ेगा। और इस बीच अगली खबर आपको बता दें, डीजीसीए से जुड़ी। डीजीसीए ने नए नियमों की डेडलाइन को अब आगे बढ़ा दिया है। पायलट्स को आराम और ड्यूटी पीरियड से के बनाए थे नए नियम, और इस बीच आराम दिया गया। 1 जून से होने थे लागू। एयरलाइन ने 20% फ्लाइट्स रुक जाने की कही थी बात, और इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये बात। तो कुल मिलाकर डीजीसीए ने नए नियमों की डेडलाइन बढ़ा दी है। 1 जून से अप्लाई करना था, लेकिन अब इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, आपकी मुश्किल बढ़ी, बीजेपी इस्तीफे पर अड़ी। और इस खबर का जिक्र हमने पहले भी किया था, क्योंकि जिस तरह से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, और गिरफ्तारी के विरोध में आपका ये प्रदर्शन बीजेपी ने भी हंगामा किया है। और ये तस्वीर आपके सामने, गिरफ्तारी के खिलाफ उतरे आप नेता, पुलिस ने हिरासत में लिया। नेताओं ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली सचिवालय की ओर जा रहे भाजपा नेताओं ने मंगलवार को जमकर पानी की बौछार की, और दिल्ली गेट से सटे जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़े उनको पुलिस ने वाटर कैनन से रोक दिया। कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ने पर हिरासत में भी लिया गया, और आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास बैरिकेड्स टूटने के बाद वीरेंद्र सचदेवा ने भी पुलिस के तीसरे बैरिकेड पर चढ़ गए, और यहां उनका भी वाटर कैनन से उन पर भी बौछार की गई। और दिल्ली गेट के पास प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हजारों दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और फिर वहां से दिल्ली सचिवालय की ओर चले गए। और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह से जमकर यहां पर बीजेपी ने हंगामा किया है। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी के हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर। केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। हिरासत में रहते हुए कोई भी आदेश जारी करने पर रोक लगे और ना ही पारित करने दिया जाए आदेश, इसे लेकर एक याचिका दायर की गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार सलाखों के पीछे से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और मैं सलाखों के पीछे से ही दिल्ली की में सरकार चलाऊंगा, और इस बीच उनके कई आदेश सलाखों के पीछे से आ चुके हैं। ऐसे में इसी को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि सलाखों के पीछे से यानी जेल के पीछे से आदेश देने पर रोक लगे। इससे पहले एक तस्वीर और देख रहे थे आप, जिसमें बीजेपी के नेता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी में आर पार की लड़ाई इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं,
और दूसरी तरफ सलाखों के पीछे से अरविंद केजरीवाल के इन आदेशों को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कहा यह सिर्फ दिखावे की राजनीति की जा रही है, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आम काम को भी वो इस तरीके से लाइमलाइट मिलाकर सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में इसी को लेकर बीजेपी ने अपना मोर्चा खोल दिया और कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। टिकट मिलने पर अरुण गोविल की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टिकट के लिए बीजेपी का शुक्रिया अदा किया। हालांकि 30 मार्च को पीएम मोदी महारैली भी करने वाले हैं मेरठ से, लेकिन उसके पहले अरुण गोविल की प्रतिक्रिया सामने आई। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अरुण गोविल का। मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर एंड आई वुड लव टू मीट पीपल एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जारी की अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। बीजेपी ने 3 और लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। छठी सूची में 2 सीटें राजस्थान और 1 सीट मणिपुर की है। अब तक की बात करें तो 405 प्रत्याशी बीजेपी के द्वारा तय कर लिए गए हैं। वहीं अगर हेडलाइंस पे नजर डालें तो अमर उजाला में हेडलाइन दी गई है कि सांसदों का टिकट काटने में भाजपा ने शतक पार कर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने कल छठी सूची जारी की, जिसमें 3 और सांसदों का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने अब तक 10 मंत्रियों समेत 103 सांसदों को फिर से मौका नहीं दिया है। वहीं 2019 की अगर बात करें, यानी कि पिछले लोकसभा चुनावों की, तो उसमें पार्टी ने 119 सांसदों का टिकट काटा था। भाजपा ने इस बार न सिर्फ अलोकप्रिय बल्कि बड़बोले और विवादों में बने रहने वाले नेताओं का भी यहां पर टिकट काट दिया है। इसमें कई सारे नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं कल लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको यह भी बता दें कि पार्टी ने अब तक 405 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। 35 और प्रत्याशियों की घोषणा शेष है। इनमें बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी टिकट काटने के मामले में बीते चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या फिर नहीं, क्योंकि पिछली बार चुनाव में 119 सांसदों का टिकट कटा था। वहीं अब तक की अगर बात करें तो अब तक 103 सांसदों को फिर से मौका बीजेपी ने नहीं दिया है। इस सूची में कई सारे नाम अहम हैं, लेकिन कई सारे नाम ऐसे भी हैं जिनको एक बार फिर से मौका बीजेपी ने नहीं दिया है। केंद्रीय मंत्री को टिकट नहीं दिया है। भाजपा की मंगलवार को जारी सूची में राजस्थान की 2 और साथ में इनर मणिपुर की 1 सीट पर नए चेहरे को मौका दिया गया है। करौली धौलपुर सीट पर मनोज राजौरिया की जगह पर दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया है। और ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, महिलाओं को मौका दिया गया है और युवाओं को मौका दिया गया है। तो बीजेपी एक नई रणनीति के साथ में, और जिन चेहरों की वो बात करती है, जिन 4 जातियों की वो बात करती है, उसके ऊपर खासा फोकस यहाँ पर किया जा रहा है और साथ में जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। रंजना, बिल्कुल। तो देखिए, लगातार बीजेपी रणनीति बनाते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से 400 प्लस सीट जीत हासिल कर सके, इसे लेकर पूरी तरह से काम कर रही है। देखिए, बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट और पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नाम शामिल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम वो नाम शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें तमाम बड़े दिग्गजों का नाम शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। तो देखिए, बीजेपी ने अपने 40 प्रचारकों की सूची जारी की। इससे पहले भी यह जानकारी आपको दे रहे थे। और एक तरफ जहां आप देश भर के लिए देख रहे हैं, तो वहीं राज्यों में भी अलग अलग स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई। एमपी के स्टार प्रचारकों में भी 40 नाम हैं, जिनमें पीएम मोदी का नाम है, जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, नितिन गडकरी का नाम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस वक्त ये जान रहे हैं कि राज्यों में भी लगातार ये जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, देश भर में चुनाव है और देश भर में चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर 7 चरणों में होने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इन स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले नाम खुद जेपी नड्डा का है। देखिए, एमपी की बात करें तो 4 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल को, जिसमें सीधी, जबलपुर, मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट होगा। दूसरा चरण 26, तीसरा चरण 7 मई और चौथे चरण 13 मई को वोटिंग होगी। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों में भी 40 लोगों का नाम है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह का नाम है। बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है।
जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस लिस्ट में जो 40 नामों की सूची दी गई है उसमें शिवराज सिंह चौहान का भी पलक एक अहम तौर पर नाम सामने आया है। बिल्कुल, तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की और अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के स्टार प्रचारक की लिस्ट सामने आ गई है। 40 नाम है। दरअसल आपको बता दें नाम कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का बीजेपी ने इस बार टिकट लेकिन काट दिया, लेकिन उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है। बिहार में योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, मनोज तिवारी, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे समेत ये अन्य नेता हैं वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग की 40 नामों वाली स्टार प्रचारक की लिस्ट सौंपी थी जिसको मंजूरी मिल गई है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीसरे नंबर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चौथे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। बिहार से करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी बिहार के स्टार प्रचारक होंगे। तो लिस्ट ये सामने आ गई है। 40 के 40 नाम बिहार के भी सामने आ गए हैं, जिसमें नीरज बबलू, शाहनवाज हुसैन, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, ये तमाम वो नाम है जो कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल है। खासा फोकस है बीजेपी का इन स्टार प्रचारकों के ऊपर क्योंकि 400 पार का बड़ा नारा यहां पर दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की। सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर थी। 21 दिन बाद इसको समापन किया गया। इसका सोनम वांगचुक ने खत्म किया अपना अनशन। उनके द्वारा कहा गया कि लद्दाख के लिए जारी रहेगी लड़ाई। अनशन खत्म किया है लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। अभिनेता प्रकाश राज ने सोनम वांगचुक से इस दौरान मुलाकात भी की। तस्वीरें भी सामने आई। सोनम वांगचुक लद्दाख में तमाम राइट्स के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और इस बीच 21 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर वो बैठी हुई थी, ठंड के मौसम में, ऐसे टेम्परेचर में। और हालांकि साक्षी उन्होंने कहा कि 21 दिन तक नमक और पानी पर जीवित रहने के बाद आज हड़ताल खत्म करते हुए वांगचुक ने जोर देकर ये कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय और लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हजारों लोग एकत्र हुए और महिला समूहों ने कहा कि वो इन मांगों को लेकर अब भूख हड़ताल शुरू करेंगी। तो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, लेकिन हड़ताल जरूर खत्म होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी भी लड़ता रहूंगा। बड़ी बात है कि 21 दिनों में लद्दाख के 3 लाख निवासियों में से लगभग 60,000 लोग इस उनके अनशन में शामिल हुए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी मांगों को लेकर अभी तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया। उन्हें खुद ही अपना ये जो अनशन है वो ख़त्म करना पड़ा। और क्योंकि लगातार वो अपने अनशन के हर एक दिन पर अपडेट भी दे रहे थे। कई वीडियोस भी सामने आ रहे थे कि आज ये दिन है और आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, और इस तरीके से करके 21 दिन तक वो लगातार अनशन पर रहे। और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है वहाँ पर वांगचुक लगातार बैठे रहे और अब उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, शिपिंग कंपनी पर ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है और देश के कई राज्यों में छापेमारी देखने को मिली है। ईडी ने शिपिंग कंपनी से जुड़े 47 बैंक खाते फ्रीज किए हैं और ईडी की छापेमारी में 2.54 करोड़ रुपए मिले हैं। बड़ी खबर आपको मतलब बता रहे हैं, जहां शिपिंग कंपनी पर ईडी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। देश के कई राज्यों में इसे लेकर छापेमारी की गई है और ये तस्वीरें देखिए कितने नोट यहाँ पर जब्त किए गए हैं। ईडी की छापेमारी में करीब 2.54 करोड़ रुपए। ये वॉशिंग मशीन के अंदर से पैसे निकले हैं। फ्रंट पेजेस की बात करें तो अमर उजाला में हेडलाइन दी गई कि 5 शहरों में ईडी के छापे, वॉशिंग मशीन से नोटों की गड्डियां मिली और वही तस्वीर फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में ईडी ने आपको बता दें कि यहाँ पर छापेमारी की और कंपनी में छापेमारी की गई। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया है और आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों भी यहां पर ईडी के द्वारा जब्त किए गए। साथ साथ में 47 बैंक खातों को फिलहाल कार्रवाई करते हुए फ्रीज कर दिया गया है। अब इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि बाहर भेजे गए हैं 1800 करोड़ रुपए। पूजा, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी प्रयागराज की, जहां उमेश पाल के घर पर बम से हमला, अज्ञात लोगों ने बम फेंक दिया। वीडियो सामने आया है। मामले की जांच लगातार जारी है। तो प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। उमेश पाल के घर पर बम से हमला हुआ है। आपको याद होगा उमेश पाल मामला लगातार सुर्खियों में रहा और इस बीच उनके घर पर बम से हमला, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। मामले की जांच लगातार जारी है। प्रयागराज की तस्वीरें जहां पर उमेश पाल के घर पर बम से हमला हुआ है और उसी को लेकर ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। इससे पहले आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि वहां पर परिवार पहले ही बार बार ये कहता रहा कि उनकी जान को अब भी खतरा है और हत्यारे उनके परिवार को लेकर, उनके बच्चे को लेकर कभी भी हमला कर सकते हैं। एक बार फिर से तस्वीर सामने प्रयागराज की, जहां पर उमेश पाल के घर पर इस बार बम से हमला हुआ है और इसी को लेकर
वीडियो भी सामने आया है। पलक। बिल्कुल पूजा, पुलिस ने जांच के बाद ये दावा किया कि कूड़े में किसी व्यक्ति ने ज्वलनशील पदार्थ उसमें डाल दिया था। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे बिहार से। बिहार के आरा में ट्रेन हादसा हो गया है। ट्रेन की एसी बोगी में आग लग गई है। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की ये घटना है। दानापुर से मुंबई ये ट्रेन जा रही थी। हादसे में किसी के भी हताहत होने की लेकिन खबर नहीं है। राहत की बात है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रेन की एसी बोगी में आग लग गई थी। अभी हालांकि जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, टेक्निकल फॉल्ट रहा या क्या कुछ वजह रही। बिहार के आरा की ये खबर है जहां पर ट्रेन की एसी बोगी में आग लग गई। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि आज कोर्ट में कौन कौन से केसेस के ऊपर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी सुनवाई होगी। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होने जा रही है। तो आज कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई होगी। कोर्ट में आज किन केसेस के ऊपर सुनवाई होगी रोजाना हम आपको बताते हैं। आज दिल्ली के शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई होने वाली है। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका के ऊपर ये सुनवाई होने वाली है।